हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डी एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डी एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अपन ने अपना चैप्टर शुरू कर दिया एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसमें अपन ने फर्स्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट डाला था और उसमें अपन ने देखा था कि एटम को बताने के लिए कि भैया मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसके लिए दो लॉज दिए गए। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड लॉ वाज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अपन ने अच्छे से उसको डिटेल में डिस्कस किया था, साथ में क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, अब देखो उन लॉज के देने के बाद में डाल्टन साहब आए और उन्होंने एक एटम के ऊपर थ्योरी निकाली कि एटम ऐसा ऐसा बिहेवियर करता है या फिर ऐसी ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज इसकी है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और वाकई में बहुत अच्छी थ्योरी थी, कुछ ड्रॉबैक्स भी निकले, लेकिन उस टाइम पे ये थ्योरी काफी बहुत ज्यादा फेमस हुई और बहुत ज्यादा अच्छी मानी गई। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों अपने को यही देखना है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है और भाई साहब ने अपने को क्या क्या बताया गया। चलो बच्चों शुरू करते हैं। क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड दे डू पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। देखो अपन ने ये तो पहले ही बोल दिया था, डाल्टन साहब ने, कन्नड़ साहब ने, कि मैटर जो है तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा जो इंडिविजिबल है, जिसका क्या नाम है एटम। ठीक है, यही लिखा है कॉल्ड एटम। एक इंपॉर्टेंट बात तो बोली गई कि यही एटम जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अपन ने वहां देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसमें अपन ने बोला था कि मास के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो सेम एटम्स का है। एटम्स को भी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर एटम चेंज हो जाएंगे तो मास चेंज हो जाएगा। तो यही है, एटम ना तो क्रिएट होंगे ना डिस्ट्रॉय होंगे, और यही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, पानी बनाता है, तो H2 प्लस O2 gives H2O। ठीक है, चलो ये वाली रहने दो, क्योंकि अगर इसमें होगा तो बैलेंस करना पड़ेगा। सिंपल सी रिएक्शन लेते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है, बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इसमें क्या हो रहा है कि एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसके, देखो कार्बन एलिमेंट के यहाँ पे कितने एटम है, एक। ऑक्सीजन के कितने हैं, दो। और उन्होंने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई CO2। तो इसलिए बोला जाता है कि क्या होता है, एक एलिमेंट के एटम्स जो है, इसके जो एटम जो भी एलिमेंट है वो सब किससे मिलके बने हैं, एटम से। तो एलिमेंट के अंदर की जो एटम्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में और हमको प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, Also they cannot be created or be destroyed in chemical reaction। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि भाई एटम को पहले तो उसने बोला कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब आप चाहो कि उसको और तोड़ तोड़ के कुछ और नया निकाल दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिल चुका है, शांति रख लो, अब थोड़ा तड़ी मत करो, बस बंद कर दो। अब ये अपने को किसने बोला, डाल्टन साहब ने, कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिल चुका है, अब आपके हथौड़े को आपकी जेब में रख लो, अब तोड़ने मोड़ने की जरूरत नहीं है, शांति बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि आपको सबसे छोटी यूनिट मिल चुकी है। हाँ कि ना। और ये तो अपन अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि मास जो है सेम रहने वाला है, तो नंबर ऑफ एटम्स भी सेम रहेंगे। ठीक है बच्चों, आगे आ जाओ। थर्ड क्या लिखा है कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास हैविंग सेम साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब वो यूं बोल रहे हैं कि अगर मैं आपको एक एलिमेंट की बात करूं, जैसे मैंने बोल दिया आपको हाइड्रोजन, ठीक है, और हाइड्रोजन अगर बहुत सारे एटम से मिलकर बना, एक हाइड्रोजन के अंदर बहुत सारे एटम मतलब बहुत सारे एटम हैं, तो हाइड्रोजन की जो एटम्स है बहुत सारे, वो सबका मास क्या होगा, सेम होगा, और साथ ही में उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सेम होगी। मतलब जैसे मान लो मैं हूं, मेरा भाई है, मेरी बहन है, हम सब कहां से निकले, हमारे पिताजी के एटम्स हैं हम, तो हमारी सबकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। ये किसने बोला गया, डाल्टन साहब ने बोला कि भैया अगर एक ही परिवार के सदस्य हैं और वो उनकी क्या छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, तो क्या एक ही एलिमेंट है, एटम्स भी छोटे छोटे उसी के हिस्से हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज, उनका मास जो है सबका सेम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि सबका अलग अलग हो। ये हमको किसने बताया, डाल्टन साहब ने। नेक्स्ट पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर नेक्स्ट पॉइंट आया और उन्होंने बोला कि अगर डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट है, जैसे मान लो मैं ले लेता हूं हाइड्रोजन, मैं ले लेता हूं क्लोरीन, मैं ले लेता हूं ऑक्सीजन, तीन एलिमेंट हो गए। अगर मैं इन तीनों के एटम्स अंदर एटॉमिक लेवल पर देखूं, अगर इनकी स्टडी करूं, तो ऐसा मिलेगा कि एटम्स जो है तीनों के, वो अलग अलग मास के हैं, साथ में अलग अलग प्रॉपर्टीज है। मतलब यूं मान के चले, ये तीन एलिमेंट जो दिख रहे हैं ना, ये तीन पापा लोग हैं, तीन अलग अलग पापा लोग हैं, तीनों के अलग बच्चे लोग अलग अलग होंगे, तो इनकी प्रॉपर्टीज जो होगी बच्चे लोगों की सबके अलग होगी। कोई पढ़ने में अच्छा होगा, कोई बेकार होगा, कोई गुंडा बनेगा, हाँ या ना। इसी तरीके से एलिमेंट्स जो है वो एटम से मिलकर बने होते हैं, और अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो उन एटम जो होंगे उनके मास भी डिफरेंट होंगे, प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। डाल्टन साहब ने कहा है हमसे। फिफ्थ पॉइंट,
एटम कंबाइंस इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा था अपन में। ठीक है, वही है यहाँ पे कि भैया आपके एटम जो कंबाइन होते हैं कंपाउंड बनाने के लिए वो हमेशा होल नंबर होगा, पॉइंट पॉइंट में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, इनका रेशियो क्या है 1:2। H2O, इनका रेशियो क्या है 1:2:16 करोगे तो 1:2 अपन इसको मान लेते हैं 2:1 मान लेते हैं। चलो अगर मैं सिर्फ एटम का बात करूं, इसका रेशियो क्या है 1:2, मैं इसके एटम की बात कर रहा हूं तो रेशियो क्या है 2:1। तो आप कैसे भी कंपाउंड्स ले लो, कोई से भी कंपाउंड आप ले लो, आपको एटम का अगर रेशियो मिलेगा तो वो हमेशा होल नंबर में मिलेगा, होल नंबर में, फ्रैक्शन में, पॉइंट्स में नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा आधा एटम, हो सकता है क्या? नहीं, एटम होगा तो पूरा होगा या फिर नहीं होगा। ये बात भी हमारे डाल्टन साहब ने की। और उन्होंने ये भी कहा द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन कंपाउंड। मतलब आपका कंपाउंड आप कोई सा भी उठा लो, उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स जो है या फिर कौन कौन से एटम्स अवेलेबल जो है वो हमेशा फिक्स रहते हैं। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। जैसे मैं CO2 उठाया, CO2 के अंदर जो एटम्स जो है वो कितने हैं, वो अपने पास में इनके नंबर जैसे 1:2 है, कार्बन का वो एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो इसी तरीके से प्रेजेंट रहेंगे, अलग अलग नहीं होंगे। नंबर ऑफ एटम्स जो है हमेशा सेम रहते हैं किसी भी कंपाउंड में। आप कंपेयर कर लो, जैसे CO2 में अगर कोई CO2 आप दूसरी जगह से उठा लाओगे तब भी वो यही का यही रहेगा। ठीक है, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब ड्रॉबैक्स क्या थे, ये थ्योरी ने चलो हमको अच्छे से समझाया, एटम्स के बारे में बहुत कुछ बता दिया, बहुत कुछ सिखा दिया, लेकिन इसके भी कुछ कमियां थी, कुछ कमियां थी। देखते हैं भाई इसके अंदर पहली कमी क्या है। फर्स्ट क्या लिखा कि डाल्टन थ्योरी स्टेट्स दैट एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, बट दिस थ्योरी वाज प्रूव्ड टू बी रॉन्ग लेटर ऑन विद द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब देखो, पहले तो डाल्टन साहब ऐसा बोल रहे थे कि आप एटम को जो है भैया और कहीं डिवाइड नहीं कर सकते, आपने छोटे से छोटे यूनिट पाली है, बस आप शांत रहो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, डिस्कवरी चल रही है, वैज्ञानिक लोग चल रहे हैं भैया, आज बहुत कुछ डिस्कवर हो चुका है 2023 में, लेकिन वैज्ञानिक लोग कभी शांत नहीं होंगे, वो तो मामला सेट है उनका, उनको तो कुछ ना कुछ निकालना है। तो उस टाइम पे डाल्टन साहब ने बोल दिया कि भैया स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन दूसरे वैज्ञानिक तो चल रहे थे मामला, उनको तो कुछ ना कुछ डिस्कवर करना था, तो उन्होंने एटम के अंदर से कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर कर दिए जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोला गया। ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब तो ये कि भैया एटम भी फर्दर पार्टिकल से मिलके बना है, मतलब उसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो डाल्टन साहब आप गलत। ठीक है, तो ये डाल्टन साहब की कमी। सेकंड पॉइंट, डाल्टन थ्योरी स्टेट्स दैट ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव एग्जैक्टली द सेम मास। डाल्टन साहब ने क्या बोला था कि अगर कोई एलिमेंट उठा लो, जैसे मान लो मैं उठा लेता हूं क्लोरीन, ठीक है, तो इसके जितने भी एटम्स होंगे, मान लो मेरे पास में 5 एटम है, 1 2 3 4 5, तो इन्होंने बोला कि 5 के 5 एटम का मास सेम होगा, यही बोला डाल्टन साहब ने। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा देखा गया कि भैया एटम्स जो हैं किसी सेम एलिमेंट के, उनके भी डिफरेंट मास होते हैं, और इनको हम बोल देते थे आइसोटॉप्स। ये भी आप आएगा आगे जाके क्या, कि अगर एलिमेंट कोई है उसके एटम्स का डिफरेंट डिफरेंट मास भी हो सकता है और उनको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। जैसे कार्बन जो है C12, C13, C14 में एग्जिस्ट करता है, मतलब कार्बन का एटम का मास 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 mu भी हो सकता है। तो डाल्टन साहब आप तो गलत हो गए। ठीक है, थर्ड पॉइंट डाल्टन साहब की कमी क्या थी कि डाल्टन थ्योरी स्टेट्स दैट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब एटम जो है अलग अलग एलिमेंट के हैं, उन्होंने बोला था कि उनका मास क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन परंतु ऐसा बाद में पता चला कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑल्सो हैव सेम मास। मतलब उन्होंने बोला था कि मान लो आपके पास में 2 एलिमेंट है अलग अलग, तो इनके एटम्स जो होंगे उनके मास भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ये हमको बताया गया था। लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि एलिमेंट तो 2 है, लेकिन इनके एटम के मास भी सेम निकल सकते हैं। तो ये भी कमी थी, और इसको बाद में बोला गया आइसोबार्स, ये भी अपन डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम है, उसका भी एटॉमिक मास 40 है, और पोटेशियम है, उसका भी नियर बाय एटॉमिक मास 40 है। ठीक है, तो भैया जब कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 आ गया, पोटेशियम का एटॉमिक मास 40 आ गया, तो आपने कैसे बोला था कि एटम का मास तो अलग अलग नहीं, एटम का मास जो है अलग अलग होता है अलग अलग एलिमेंट के लिए। ये तो 2 एलिमेंट है, इनका एटम का मास कैसे सेम हो गया? तो इस वजह से ये थ्योरी में ऐसी कुछ कमियां आनी हुई।
ठीक है बच्चों, तो ये थी अपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी 9th क्लास के आपके स्कूल में जो मार साहब है ना, वो डायरेक्टली पूछ देते हैं कि भाई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लिखो और उसके ड्रॉबैक्स लिखो। ठीक है, और ये 3 ड्रॉबैक आप लिख दोगे तो बढ़िया से बढ़िया आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी अपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और अगर बच्चों आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सीखते रहिए।